बोली सबको समझ में आया रहेगा। इसका पैरेलल एक है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, एंड नॉर्दर्न किसी का सरनेम नहीं है, जैसे मैंने कल बताया था। नॉर्दर्न इज a parallel approach to no find out a specific gene or specific RNA. ठीक है, स्पेसिफिक RNA, नॉट ए DNA बट RNA। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज ओनली फॉर RNA। RNA, इट इज RNA बेस्ड अप्रोच, मतलब RNA आपको फाइंड आउट करना है। एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो उसका पैरेलल है, इट इज ओनली फॉर प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन और फाइंडिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, तो उधर एंटीबॉडीज यूज होता है। तो इस इधर हम लोग पहले इनिशिएट कर लेते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से। वी आर नॉट गोइंग इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर नाउ। ओके, सो लेट मी, ये इनिशिएट हो चुका है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है आपका, नॉर्दर्न ब्लॉट एनालिसिस में आप आरएनए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आपका आरएनए ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लॉट एनालिसिस होगा या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगा, दोनों भी सेम है। इट इज नथिंग, इट इज नथिंग। ठीक है, ओके। So it is not derived from person, but it indicates technique is related to southern blotting. That's why इसका नाम रखा गया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हो जाता है। ओके, इन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस आरएनए हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डीएनए, वी आर फोकसिंग ऑन आरएनए। ठीक है, आरएनए पे फोकस है। बट आरएनए को हम लोग वी आर नॉट डिग्रेडिंग इट। जैसे हम लोगों ने डीएनए के लिए क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूटिलाइजेशन किया था, इफ यू रिमेंबर। सो ऑब्वियसली डीएनए वाज मच लार्ज। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो आरएनए रहेगा वो इतना रहेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं रहेगा। उसको मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने का जरूरत, और कितना ट्रीट करो। एंड वी वांट अ अक्खा पूरा का पूरा आरएनए। ठीक है, आधा आरएनए नहीं चाहिए अपने को, अपने को पूरा आरएनए चाहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा प्रोटीन जनरेट कर रहा है। ठीक है, ओके, सो आरएनए पूरा का पूरा आरएनए चाहिए। होपफुली आई एम ऑडिबल एवरीवन? यस, ओके, सो we require RNA, entire RNA। ठीक है, we are not using restriction enzyme, restriction enzyme को अवॉइड कर। ठीक है, बट अभी आरएनए है, तो आरएनए कौन सा क्या फॉर्म में रहता है आरएनए? आरएनए मोस्टली इट इज इन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मुझे इसको डाइजेस्ट करने का भी जरूरत नहीं रहेगा। बट थिंग इज, आपका जो आरएनए है वो क्या होता है, दिस फॉर्म्स इंटरनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आल्सो। ठीक है, मतलब कहीं कहीं जगह वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, या बोल सकता हूँ मैं डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है स्पेसिफिकली रीजंस में। अभी अगर इफ यू ऑब्जर्व आरआरएनए, ओके, कभी आरआरएनए का देखा है क्या आपने? एक मिनट में बता देता हूँ ना। इफ वी ऑब्जर्व 16s srRNA, ओके, दिस इज हेयरिंग, ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है आरआरएनए का। नाउ इफ यू ऑब्जर्व देयर आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इधर देखो इंटरनल, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, बट अगर देखोगे तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन चुका है। एंड जिधर आपको सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है ना, उधर जो सीक्वेंस है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उधर वो सर्कुलर सर्कुलर इन नेचर बन चुका है, क्योंकि उधर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, उधर जो है कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए वो सर्कुलर। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट करता रहता तो उधर सर्कुलर सर्कल नहीं होता। ठीक है, सर्कल या जो गोल गोल टाइप स्पेस है, जो भी है, सेमी सर्कल भी है कहीं कहीं जगह। ठीक है, तो उधर उधर आपका परफेक्ट ये
हो जाता है, बट इधर क्या है, इधर सीक्वेंस मैच नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट अटैच्ड। ठीक है, ओके। सो अब हमको करना क्या, इफ वी गो, हम लोगों को आरएनए को, we do not want RNA to be in double stranded form or it possess secondary structure। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करना है तो उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर अवॉइड करना है। ठीक है, ओके। तो इसको क्या करना क्या होगा, अगर मुझे सेकेंडरी स्ट्रक्चर अवॉइड करना है, तो पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में देख लिया कि आरएनए को आइसोलेट करना है। तो आरएनए आइसोलेशन इटसेल्फ इज अ ह्यूमंगस टास्क। क्यों? क्योंकि आरएनए को जब हम लोग न्यूट्रिएंट सॉरी न्यूट्रिएंट बोल रहा हूँ, न्यूट्रिएंट अगर न्यूक्लिक एसिड जब हम लोग आइसोलेट करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, एंड वी नो फ्रॉम आवर स्टडीज कि आरएनए इज लेस स्टेबल। ठीक है, इन कंपैरिजन टू डीएनए। डीएनए अगर मैं ट्रेस ईडीटी बफर में भी रखूंगा ना तो 20 ईयर्स तक आराम से चलेगा, उसके बाद का रिसर्च नहीं किया गया, 20 ईयर्स में लोग हो गए। ठीक है, 20 ईयर्स तक आराम से -20 डिग्रीज पर रखा तो आराम से प्रिजर्व्ड रहेगा। ठीक है, आरएनए इन अदर हैंड ऑन अदर हैंड आपका अनस्टेबल है। ठीक है, अगर माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का देखोगे, इट इज हार्डली हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स और सो। ठीक है, मिनट्स में है। बट इफ यू ऑब्जर्व फॉर यूकैरियोट्स इट इज लाइक आवर्स में है, लाइक 2 to 3 आवर्स। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो क्या करोगे फिर अगर इतना कम स्टेबिलिटी, तो आपको ये पहले डीएनए उड़ाना पड़ेगा। तो उड़ाने के लिए हम लोगों को डीएनए एंजाइम यूज करना पड़ता है। And जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो ओनली स्पेसिफिकली फॉर आरएनए होने चाहिए, मतलब खाली आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ईयर मार्क फॉर आरएनए एक्सट्रैक्शन होना। आप वो उसको दूसरे जगह नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ओके। किधर थे हम लोग? ओके, अब आरएनए एक्सट्रैक्शन के बाद एंड प्यूरिफिकेशन के बाद, ठीक है, करे हुए क्या, अब हम लोग को करना है, इधर है एक DGGE। ठीक है, डीनेचुरेशन ग्रेडियंट, अच्छा ग्रेडियंट नहीं है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो DGE, ठीक है, डीनेचुरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यू नो। ठीक है, बट व्हाट इज डी? तो इट इज डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब क्या क्या बोल रहा है, इधर जो ऑर्गेनिज्म सॉरी इधर जो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूटिलाइज करने वाले, उसमें एक डीनेचरिंग एजेंट है। ठीक है, डीनेचरिंग एजेंट है। तो इसमें यूरिया हो सकता है, ठीक है, या फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, एंड दोनों भी टॉक्सिक है। फॉर्मेल्डिहाइड टॉक्सिक है, फॉर्मेल्डिहाइड वही स्पेलिंग, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, ओके। सो यूरिया यूज कर सकते हो या फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर सकते हो या दूसरा भी यूज कर सकते हो है। ओके, एक पर्टिकुलर लेवल पे आपका जो ये जो इधर हम लोग जो प्रॉब्लम एरिया की बात कर रहे थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अभी जैसे हम लोगों ने वो 16s RRNA देखा था, राइट, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका RNA वुड बी इन लीनियर फॉर्म में। ठीक है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इट इज वेरी वेल, अभी आपको डिफरेंट टाइप के आरएनए मिलेंगे, डिफरेंट साइज एंड वेरिएशन के। आपको खाली आपको अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करना है। ऑब्वियसली जो बड़ा, जितना बड़ा आरएनए रहेगा उतना वो पीछे चलेगा, जितना छोटा आरएनए रहेगा वो सबसे आगे चलेगा। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर वेट, जो सेपरेशन विल बी अचीव्ड ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए। ठीक है, एंड आरएनए का भी आपका जो ओवरऑल चार्ज है इट इज नेगेटिव। ओके, होपफुली दिस इज क्लियर, इतना तक समझ में आया।
यस, नो? सो ये भी समझ में आ रहेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों नहीं यूज कर रहे? सो इन कंपैरिजन टू डीएनए, हाँ, और मानव यू विल जॉइन लेटर, हाँ, समझा मुझे? हम्म, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू डीएनए, आरएनए इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ओके, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या हुआ है। तो वी आर लुकिंग इनटू नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, जिसमें आरएनए को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आरएनए ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। व्हेन यू गो फॉर आरएनए आइसोलेशन, आरएनए पहले आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो उसमें डीएनए भी आता है, तो डीएनए को डीएनए से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको तोड़ के आरएनए को आपको तोड़ना पड़ेगा, सॉरी डीएनए को तोड़ना पड़ेगा यूजिंग डीएनए एंजाइम। क्यों तोड़ रहे हो पर? क्या तोड़ रहे हो? ओके, सो बेसिकली आरएनए हम लोग आरएनए आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक जी लाइब्रेरी से, ठीक है। सो हम लोगों को आरएनए आइसोलेट करना है, तो हम लोग को डीएनए से उसको अलग करना है, ठीक है, प्योरीफाई करना है। ओके, नाउ ठीक है, तो हम लोगों ने प्योरीफाई कर लिया, उसके बाद हम लोग डीनेचरिंग ग्रेडियंट, सॉरी डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने उसको रन किया, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करोगे, उसमें डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, उसमें यूरिया डाला है, फॉर्माल्डिहाइड डाला है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, ओके। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जब वो सीधा हो जाएगा आरएनए, तब इजीली उसको सेपरेट आउट किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को अभी जो ऑब्वियसली आगे का जो प्रोसीजर है वो हम लोग जेल में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग को जेल से ट्रांसफ़र करना है आरएनए, हम लोग बोल रहे हैं ना नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, तो वी हैव टू ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन नाइलॉन जो भी मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। तो इधर हम लोग ब्लॉटिंग में यूज़ करेंगे, ब्लॉटिंग, ठीक है। एंड कल के लेक्चर में बताया था व्हाट इज़ ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लॉटिंग करना पड़ेगा अपने को, एंड इसमें ये जैसे सदर्न ब्लॉटिंग किया था वैसे ही ब्लॉटिंग किया करेंगे, ओके। नाउ ब्लॉटिंग के बाद क्या होगा कि आप उसको आई थिंक इस इधर लिखा नहीं है, बट उसको 80 डिग्रीज पे बेक कर सकते हो मेम्ब्रेन को, ठीक है। उसके वजह से क्या हो जाएगा, इट विल इरिवर्सिबली बाइंड टू मेम्ब्रेन, ओके। ओके, कैन एनीवन कंफर्म कि ये मानव मात्रे है कि नहीं? Yes, sir. No, I'm not talking about on. Yes, others. ओके, ठीक, ओके। सो ब्लॉटिंग आप क्या करो, कल का लेक्चर सुन के आ जाओ, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इफ यू मिस द लेक्चर यू आपको एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, ठीक है। कल का लेक्चर सुन के, ठीक है। फॉर्म में बताओ ना।
तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है ब्लॉटिंग, जैसे ब्लॉटिंग में क्या हो रहा है कि आप एक टैंक ले रहे हो, उसमें बफर ले रहे हो एंड पेपर्स ले रहे हो, ठीक है। पेपर एज इन ब्लॉटिंग पेपर है ना, इसलिए नाम पड़ा है ब्लॉटिंग। उसके ऊपर आप जेल रखा है जिसमें आपने डीएनए आरएनए सेपरेट किया हुआ है। उसके ऊपर आप मेम्ब्रेन रखोगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर और पेपर रखा हुआ है, ब्लॉटिंग पेपर रखा है, भर भर के ब्लॉटिंग पेपर रखा है, ओके। एंड उसके ऊपर आपने एक हैवी चीज़ रखी है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, विद कैपिलरी इफेक्ट आपका बफर इधर से इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, इधर से इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सूखा था। अब क्या होगा कि आपका जो इधर भी जो भी बैंड्स रहेगा वो आपके जेल से उठ के मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो मैं ये प्रोसीजर है ब्लॉटिंग शॉर्टकट में, ठीक है। नाउ ब्लॉटिंग के बाद क्या होगा कि आपका आरएनए, आप जैसे डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था, बट इधर क्या आरएनए इज इन सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोगों ने इधर डीनेचरिंग एजेंट यूज कर लिया, ठीक है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड में तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोब डालेंगे। प्रोब क्या होता है, इट इज अ 25 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ठीक है, 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, इट माइट बी डीएनए, ज़्यादातर डीएनए ही रहता है एंड इट इज़ ऑफ सीडी। तो ये भी सिंगल स्टैंडर्ड रहता है और आपका जो आरएनए है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो दोनों अभी हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है। तो प्रोब आप यूज़ कर सकते हो लेबल्ड प्रोब्स, एंड लेबल्ड प्रोब्स आपका हो गया रेडियो एक्टिव, और दूसरा हो गया, क्या हो गया, कौन बताएगा रेडियो एक्टिव क्या और क्या क्या रहता है। रेडियो एक्टिव प्रोब्स है, रेडियो एक्टिव, ओके। कौन से नॉन रेडियो एक्टिव, बायोटिन, ओके, बायोटिन है, और डाइऑक्सीजनेस एसएस लेवल है, और ट्रांसलेशन, हाँ, फ्लोरेसेंट, ल्यूमिनेसेंट, ये नहीं पढ़ा है मैंने, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 4 मेन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव है तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा आपका डंपिंग का, ठीक है। एंड ऑपरेटर का लॉन्ग टर्म रेडिएशन आपको कैंसर होगा, सिंपल। फ्लोरेसेंट यूज़ कर सकते हो इजीली, ल्यूमिनेसेंट यूज़ कर सकते हो इजीली, एंजाइम भी यूज़ कर सकते हो। कोई कोई एंजाइम में आपको जो प्रोडक्ट जो जनरेट होता है वो कलर्ड रहता है, बट इट इज़ ऑल्सो कार्सिनोजन, मतलब कैंसर कॉजिंग। तो इधर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, लेबल्ड प्रोब्स तो आपका क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एमआरएनए और ये मेरा प्रोब है, ये इधर जाके बाइंड करेगा, ठीक है, और ये इधर जो भी है फ्लोरेस करेगा, रेडियो एक्टिव करेगा, वो पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलर अप्रोच है आपका, जो आरएनए फ्रैगमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा प्रोब में, एंड हम लोग सेपरेट आउट कर रखा है, तो वो मार्कर से हम लोग को पता भी चल जाएगा अप्रोक्सीमेट साइज कितना, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से हम लोग क्या पता कर रहे हैं, साइज ऑफ एमआरएनए, ठीक है। एक पर्टिकुलर जीन से कितना एमआरएनए जनरेट हो रहा है। अब देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम जैसे अ, एक ही जीन है, ये जीन, ओके, इसमें इंट्रॉन्स भी है एक्सॉन्स भी है, ठीक है, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, इंटरफेयरिंग रीजन्स, ठीक है। अभी एक्सॉन 1 है, 2 है, 3 है, और ये 1 है, 2, ठीक है। अब क्या होता है,
यही जीन का वेरिंग टाइप का mRNA जनरेट हो सकता है। मतलब क्या कि इसमें सारे एक्सॉन्स हो सकते हैं, E1, E2, E3 आइडियल। ओके, इसमें हो सकता है कि दूसरा ऐसा mRNA प्रोड्यूस हो जिसमें E1, I1, E2, E3। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तीसरे उसमें क्या हो सकता है कि E1, E2, I2, E3। ठीक है, तो ये वेरिंग लेंथ ऑफ mRNA होगी। ठीक है, तो आपको एक ही जीन से मल्टीपल mRNA मिल सकते हैं, और ये इट कम्स अंडर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। थोड़ा सा एडवांस है ये। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है कि आपका जो एक पर्टिकुलर जीन है उसमें इंट्रॉन्स आर स्प्लाइस अल्टरनेटिवली। ठीक है, जिसके वजह से इंट्रॉन्स भी आपके दे आर पार्ट ऑफ mRNA। ठीक है, एंड दे विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, सो इससे क्या हो रहा है, एक ही जीन के मल्टीपल mRNA जनरेट हो सकते हैं, तो वो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है इधर से। हम्म, ओके, northern blot analysis can be used to investigate whether an mRNA is present in a cell type or tissue type। ठीक है, तो सेल में प्रेजेंट है या टिश्यू में प्रेजेंट है, वो भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कौन से सेल में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर mRNA, वो पाया जाता है हार्ट सेल में। हार्ट का सेल, और वो आपके लीवर सेल में भी पता चल रहा है, वो लीवर सेल में भी प्रेजेंट है। ओके, लीवर सेल में भी प्रेजेंट है, तो क्या बोल सकते हो, कुछ उसका रोल निकाल सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर रोल प्ले कर सकता है mRNA। ओके, नेक्स्ट है आप जीन एक्टिविटी भी पता कर सकते हो। ज़्यादातर ये आपका QPCR में समझ में आता है। QPCR या क्वांटिटेटिव पीसीआर बोला है इसको। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ mRNA रहेगा उतना ज़्यादा उसका क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ जीन एक्टिविटी के लेवल्स पता चल जाएंगे, हाई ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, अंडर एक्सप्रेस कर रहा है, या नॉर्मली एक्सप्रेशन पैटर्न है, वो पता चल जाता है। जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जीन है। ठीक है, ओके ओके, सो फॉर एग्जांपल ये जीन एक्चुअली प्रेजेंट रहता है, एंड TP53, इसके बारे में आगे पढ़ोगे शायद, होपफुली। इसको TP53 बोलते हैं, P53 भी बोला जाता है, ये जीन है। ठीक है, एंड इसका मेजर रोल क्या है, इट इज ट्यूमर सप्रेशन। ठीक है, ट्यूमर सप्रेशन। ठीक है, ओके, TP53 ये रियल लाइफ एग्जांपल है। एंड अब नॉर्मल सेल में देखोगे तो P53 इज वर्किंग फाइन, but in more than 50% of cancer, you heard it right, more than 50% cancer cases में P53 stops working। ठीक है, एंड ये मेजर रोल प्ले करता है ट्यूमर को बंद करने के लिए। अब ट्यूमर पता है तुमको कैंसर कॉज करता है। ठीक है, लीड्स टू कैंसर फॉर्म, कैंसर, एग्रेसिव कैंसर। ओके, तो अगर आपका ये जीन बंद हो गया तो मतलब समझ लो कि आपको केसेस ज़्यादा और ज़्यादा केसेस होंगे, मतलब इट विल स्प्रेड फास्टर अगर P53 बंद हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर सेल्स वर्सेस नॉन कैंसर सेल्स में। ऑब्वियसली डीएनए से पता नहीं चलेगा मेरे को, जब जीनोमिक लाइब्रेरी रहेगा तो मुझे पता चलेगा हाँ कि P53 तो है, बट वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम लोग को नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या क्वांटिटेटिव पीसीआर से पता चलेगा कि वो एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फ़र्क है। या ये तो नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल का हो गया।
ठीक है. There's something called as active T cell and naive T cell. ठीक है. नाइव टी सेल मतलब अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है, उसको कुछ रोल नहीं दिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. एक्टिव टी सेल्स आर वेरी मच वेरी मच एक्टिव एज इन, मतलब एक पर्टिक उसको उसका रोल डिफाइंड हो जाता है, और उसको कौन से एंटीजन के अगेंस्ट काम करना है वो भी डिफाइंड रहता है. तो ये दिस इज अनडिफाइंड इसका, क्योंकि अभी बना है, और इसका रोल डिफाइंड रहता है. इनके एमआरएनए पैटर्न में और इनके एमआरएनए पैटर्न में क्या डिफरेंस रहता है, वो हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से कर सकते हैं आइडेंटिफाई. ठीक है. समझा है कि नहीं समझा, ऊपर से गया पता तो. ओके. ठीक है. सो वी विल इनिशिएट. ओके. तो ये था हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज शॉर्ट, सदर्न ब्लॉटिंग इज बिग. एंड मैंने जैसे बताया, नॉर्थ सदर्न ब्लॉटिंग भी इतना यूज नहीं होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी अभी इतना यूज नहीं होता है. सो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या हो रहा है आपका, सॉरी, अब ब्लॉटिंग से हट जाते हैं. वेस्टर्न ब्लॉटिंग वी आर नॉट लर्निंग राइट नाउ. आपके एक बार सिलेबस में मुझे चेक करना पड़ेगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज पार्ट ऑफ और नॉट. ठीक है. अगर रहेगा तो फिर आई विल टीच. नाउ वी आर इनिशिएटिंग विद पीसीआर. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, पीसीआर हम लोगों ने कहीं सुना है, तुम लोगों ने किया है पीसीआर, या करवाया है अपना सैंपल एनालिसिस पीसीआर से? यस. किसी ने सैंपल का मतलब सैंपल ये किया, पीसीआर किया? आई एम जस्ट क्यूरियस कि किसी को पीसीआर रन किया किसी ने? ओके. अच्छा पीसीआर का रिपोर्ट देखा है किसी ने? बताओ मुझे. किसने अपना सैंपल का अपने सैंपल दिया है प्रोसेसिंग के लिए फॉर पीसीआर, टीपीसीआर करवाया है क्या किसी ने, हाँ या ना? वाह. मतलब तुम लोग कोविड नहीं हुआ तुम लोग. ओके. बाकी लोगों को किसने किसको कोविड हुआ रहेगा उनको करना पड़ा रहेगा, राइट? ओके. अरे वाह. कितने सारे लोगों को नहीं हुआ. बढ़िया. सो लेटेस्ट न्यूज इज दैट देयर इज अ न्यू वेरिएंट. किसने भेजा था मुझे. तो नियो को is a new variant which is much more lethal than Omicron. चाइना में है. लेट्स होप चाइना में ही रहे. ठीक है. सो बैक टू द टॉपिक. ओके. पीसीआर. अच्छा पीसीआर देखना है कि डू यू वांट टू एनिमेशन भी है मेरे पास. एनिमेशन देखना है क्या? एंड मैंने एनिमेशंस नहीं दिखाया, तो वी कैन स्किप अ बिट अबाउट राइट नाउ पीसीआर के बारे में. एंड एनिमेशन देख सकते हैं. एनिमेशन देखना है क्या आप लोगों को? यस नो बता दो. ओके. ठीक है. हाँ हाँ समझ गया.
ओके, क्लोनिंग का भी ये है, क्या बोलते हैं, एनिमेशन है। डू यू वांट टू वॉच इट, और या मैं आगे बढ़ूँ? क्लोनिंग का चेक करना है? हम्म, ठीक है। सो मुझे बता देना कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड देन वी कैन जस्ट अ सेकंड। तो इधर आ जाते हैं हम लोग आगे। Many enzymes make staggered cuts in the DNA, producing fragments with overhanging or sticky ends. For example, EcoR1 leaves 5' overhanging ends, whereas PST1 leaves 3' ends. Other enzymes, such as small 1, cut midway within the restriction site and produce DNA fragments with blunt ends. ठीक है, इतना समझा? ये तो इजी है, राइट? है कि नहीं? तो हम लोगों ने जितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था, वो उसके बारे में। हम्म?
आगे चलते In a cloning experiment, the first step is to cut the DNA into pieces with a restriction enzyme. This produces a population of DNA fragments in different sizes, but with one thing in common. Each fragment has the same sticky ends. ठीक है। तो आपका जो डीएनए टारगेट किधर से आइसोलेट किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी लेशमानिया आल्सो, इट कैन बी योर इकोलाई, इट कैन बी योर यीस्ट, इट कैन बी योर ओन डीएनए। ठीक है, आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, कट करोगे, सिंपल है। ओके, आपको सेम स्टिकी एंड्स मिलने वाले हैं। एक अगर एक ही यूज किया तो एक ही टाइप का स्टिकी एंड मिलेगा। The second step is to prepare cloning vectors to receive the DNA fragments. Bacterial plasmid vectors are most often used in cloning. Plasmids are circular, double-stranded DNA molecules that are independent of the bacterial chromosome. DNA fragments up to 10,000 base pairs long can be successfully cloned in plasmids. ठीक है, तो इसको ज़्यादातर प्लाज्मिड्स यूज करते हैं, बट कैरिंग कैपेसिटी इसको। चलो आगे चलते Plasmids have three important features. First, an origin of replication required to replicate in bacteria. Second, a selectable marker that enables scientists to distinguish bacteria harboring the plasmid from bacteria that lack the plasmid. The usual selectable marker used in plasmids is a gene for resistance to an antibiotic, such as ampicillin. ठीक है, तो मार्कर्स के बारे में बताया, ओराई के बारे में बताया। अब The नेक्स्ट third feature plasmids must have is a multiple cloning site. This is a cluster of unique restriction enzyme cleavage sites for a number of enzymes. ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट या दूसरा उसका नाम है पॉलीलिंकर। One plasmid vector often used for cloning is PUC19. It has an origin of replication, an ampicillin-resistant selectable marker, and a multiple cloning site for more than a dozen restriction enzymes. The multiple cloning site is located in a region of the E. coli beta-galactosidase, LAC-Z+ gene. The plasmid was engineered so that when a piece of DNA is cloned in the plasmid, functional beta-galactosidase cannot be produced in E. coli. We will shortly see how this LAC-Z+ gene is valuable in cloning selection. ठीक है, आगे देखो क्या मजा We आएगा। cleave plasmid PUC19 with the same restriction enzyme used to cut the DNA. The DNA fragments are mixed with the vector pieces in the presence of DNA ligase. Because they have identical sticky ends, the two DNAs combine. At the same time, some of the PUC19 molecules recircularize without including a piece of DNA. है ना? तो अभी ये दोनों को क्या बोलेंगे? ये प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे? जो राइट वाला प्लाज्मिड है उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या बोलोगे? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि उसके अंदर फॉरेन डीएनए या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट अंदर गए। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला दिख रहा है वो प्लाज्मिड, वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं है। ठीक है, वो सेल्फ या रीसील हो चुका है। ठीक है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ फॉरेन डीएनए शुड बी, या जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 टाइम्स ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू प्लाज्मिड, ताकि कोई भी प्लाज्मिड वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो 3 टाइम्स, 3:1 का रेशियो रहता है। अगर मैंने 1 माइक्रोलीटर प्लाज्मिड डाला, उसके सामने मुझे 3 माइक्रोलीटर मेरे फॉरेन डीएनए डालने पड़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ट्रीटेड। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उठाएगा भाई। ठीक है, तो वेस्ट जाने से अच्छा है, इसलिए रेशियो वैसा रखा गया 3:1 का रेशियो। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। The plasmids are introduced into E. coli by transformation. The transformed bacterial cells are grown on nutrient medium containing ampicillin and the colorless chemical X-gal. Only cells containing PUC19 can grow on ampicillin because the vector contains an ampicillin एक मिनट रुको, resistance ये gene. जस्ट अ सेकंड, लेक्चर चल रहा है। ओके, सो इधर हम लोगों ने देखा कि जो 3 टाइप के ये है आपके सेल्स हो सकते हैं। एक सेल के अंदर कोई भी प्लाज्मिड ना गया हो। ठीक है,
एक सेल के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया एंड एक सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया एंड वी आर इंटरेस्टेड इन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो उसको हम लोग के पास इतनी अच्छी आंखें तो नहीं है, राइट, टाइम नहीं है हमारे आंखों में कि हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट देख सके कि गया कि नहीं प्लाज्मिड। ठीक है, तो हम लोग को फिनोटाइपिक एनालिसिस करके ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हम लोग इसको जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं इधर देखो। ठीक है, इसमें आपको एक ब्लू कलर का कॉलोनी दिख रहा है, एक वाइट कलर का कॉलोनी दिख रहा है। अब एक बार इसको रिप्ले कर देता हूँ, देख लेते हैं। The plasmids are introduced into E. coli by transformation. The transformed bacterial cells are grown on nutrient medium containing ampicillin and the colorless chemical X-gal. Only cells containing PUC19 can grow on ampicillin because the vector contains an ampicillin resistance gene. तो जो ऑर्गेनिज्म के पास प्लाज्मिड है वही ग्रो करेगा। अभी ये एम्पिसिलिन, ये क्यों नहीं ग्रो हो रहा है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड गया ही नहीं, तो ये ग्रो ही नहीं करेगा, ये इसका डेथ हो जाएगा। और दूसरे जो एम्पिसिल जिसमें गया है वो ग्रो करेंगे। अब आता है ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग, वो आगे बताएगी। X-gal is used to distinguish the bacteria with recombinant plasmids or just PUC19 alone. The cells with PUC19 and no DNA insert have a functional LAC-Z plus gene and produce beta-galactosidase. Beta-galactosidase converts the chemical X-gal to a blue color so the bacterial colonies become blue. In cells with the recombinant plasmids, DNA is inserted into PUC19 and disrupts the LAC-Z plus gene, so no functional beta-galactosidase is produced. X-gal remains unchanged and the bacterial colony appears white. ठीक है, तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग बोले जाता है। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो ब्लू कलर देगा क्योंकि इसमें फंक्शनल बीटा गैल है। ठीक है, और जिसमें इंसर्ट गया है या फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है अंदर प्लाज्मिड के अंदर, उसमें नॉन फंक्शनल लैक जी जीन रहेगा। तो उसमें आपका जो कलर रहेगा, ये बीटा गैल बना ही नहीं है, तो एक्स गैल वाइट कलर का ही, मतलब कलरलेस रहेगा, तो जो कॉलोनी का कलर है वो वाइट कलर है। This X-gal test is a simple way to distinguish bacterial cells carrying recombinant plasmids from those that do not. It helps us identify the desired recombinant DNA clones. ठीक है, इजी है। अभी आगे चलते हैं हम लोग 8.2 में देखना है मुझे। ओके, हम लोग रेस्ट्रिक्शन मैपिंग हम लोग कर रहे हैं। ओके, नहीं ये नहीं। ओके, दिख रहा है आप लोगों को क्या? यस, पीसीआर आ चुका है, इधर भी पीसीआर आ चुका है, थैंक गॉड। ठीक है, ओके, अभी हम लोग पीसीआर देख रहे हैं। पहले एनिमेशन देख लेते हैं, आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या है बिहाइंड पीसीआर। ओके, सो पीसीआर पे आ रहे हैं, पीसीआर एनिमेशन फॉर्म में। The polymerase chain reaction is a method for producing very large numbers of copies of a specific DNA sequence without having to clone it, a process called amplification. PCR was invented by Carrie Mullis, who received a Nobel Prize in 1993. ओके, सो कैरी म्यूलिस का जो डेथ है वो आई थिंक 2 to 3 years बैक ही हुआ इन दिस कोविड पीरियड। तो ये उससे पहले शायद। तो पीसीआर क्या है? इट इज़ अ इजी मेथड, मतलब इजी है, टाइम सेविंग है। ठीक है, 2 hours में 2 to 3 hours में आपका जीन जो है टारगेट जीन एम्पलीफाई करके मिल जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर देखोगे एम्पलीफिकेशन के, आप बोलोगे पीसीआर से पहले क्या किया जाता था? क्लोनिंग किया जाता था, इसलिए क्लोनिंग पढ़ाया जाता है एंड क्लोनिंग अभी भी यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं क्लोनिंग यूज़ नहीं करते। उससे पीसीआर के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं बट डिसएडवांटेज भी है। ओके, और क्या है वो हम लोग देखेंगे ना। तो क्लोनिंग के लिए अगर मैं क्लोनिंग करने जाऊँ, इट विल टेक 7 days, मिनिमम 7 days। ठीक है, अगर बहुत एक्सपर्ट है तो उसको 7 days लगेगा।
अगर अगर हम लोग के जैसे नूब्स है तो फिर इट विल टेक मोर डेज, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइज इटसेल्फ टेक्स अराउंड 2 to 6 months, ठीक है। एक ही टेस्ट का मैं बोल रहा हूँ, ओनली वन टेस्ट। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज करने जा रहा हूँ, सम ऑफ यू आर नो रिसर्च में काम कर रहे हो, तो एक स्टैंडर्ड आने के लिए ही रिसर्चर्स 2 to 6 months लगाते हैं। ओके, सो पीसीआर हम लोग देखने वाले हैं, अब चेक करो। A polymerase chain reaction consists of 5 major components. The first component is the target DNA to be amplified. The next 2 components are chemically synthesized single-stranded oligonucleotides, each of which is complementary to one end of the target DNA. The fourth component is the heat-resistant enzyme Taq-DNA polymerase. All of these ingredients are combined in a tube and placed in the final component, a thermocycler, an instrument that is programmed to change incubation temperatures and times. ओके, सो हाँ, सो सो इसमें क्या होता है कि आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे चेन रिएक्शन आपने सुना रहेगा न्यूक्लियर में भी। जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है या न्यूक्लियर प्लांट्स में, जब इलेक्ट्रॉन से हिट किए जाते हैं इसको, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, तो चेन रिएक्शन का जैसे U235, तो उसमें चेन रिएक्शन होता है। तो चेन रिएक्शन मतलब एक एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसा बनता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। वैसे ही इधर भी चेन रिएक्शन है, और चेन रिएक्शन कौन कैरी कर रहा है, कौन कैरी आउट कर रहा है? पॉलीमरेज एंजाइम, इसलिए इसका नाम रखा गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर, ठीक है। तो ये भी डीएनए को 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, तो ये क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है, एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई कर रहा है आपके टारगेट डीएनए। अभी रिक्वायरमेंट क्या है, इधर आपको टारगेट डीएनए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड टेस्ट करने जाऊँ, तो मैं क्या यूरिन सैंपल देने वाला हूँ या ब्लड सैंपल देने वाला हूँ? ऑब्वियसली मैं नेजल सैंपल देने वाला हूँ ना। उधर है ना, मेरा ऑर्गेनिज्म उधर रहेगा, यूरिन में तो नहीं रहने वाला, स्टूल सैंपल में तो नहीं रहने वाला। हो सकता है, बट उस तब तक डेड भी हो जाएगी। बट नेजल सैंपल में आपको लोड सही मिल जाएगा, लोड ऑफ वायरस सही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या जो भी टारगेट डीएनए, उसको आपको लगेगा उधर। ऑब्वियसली इट विल बी अ प्राइमरी इंग्रेडिएंट, उसके साथ आपके प्राइमर्स लगेंगे। तो इधर ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रूफ्स बोले दैट आर प्राइमर्स। तो एक फॉरवर्ड प्राइमर लगेगा, एक रिवर्स प्राइमर लगेगा। फॉरवर्ड मतलब 5 प्राइम एंड से एम्पलीफाई करेगा, ये एक 3 प्राइम एंड से मतलब पीछे से एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, एंड एंजाइम चाहिए, एंड एंजाइम ऐसा होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सके, लाइक फॉर एग्जांपल 95 डिग्रीज फॉर 2 आवर्स और सो टॉलरेट कर सकता है। एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर, क्योंकि जो पॉली जो ये मशीन है ना, तो 95 से लेके 55 डिग्रीज विद इन 1 मिनट के अंदर चेंज होता है, ठीक है। इतना स्पीड में चेंज होता है, तो ये याद रखो, बहुत स्पीड में आपका टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। तो आपका जो इंजाइम है, इट शुड टॉलरेट दिस चेंजेस ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 55 डिग्रीज में आया और फिर वो खराब हो गई। तो आपको उस हिसाब से हायर टेम्परेचर वाला एंजाइम ढूंढना पड़ेगा। अब एक्सट्रीमोफाइल पे लोग इतना क्यों काम करते हैं? क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस पे जो एंजाइम्स वर्क करते हैं ना, दीज आर वेरी वेरी क्या बोल सकता हूँ मैं, uh, बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। इट इट हैज हाई हाई मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो आपका एक एंजाइम आपको करोड़ों रुपए दिला सकता है, एंड वो पेटेंट भी कर सकते हैं। पेटेंट मतलब एज एन यू कैन सेल इट ऑन योर नेम, ठीक है। तो इतना जैसे फॉर एग्जांपल
है उसका भी करोड़ों रुपए मिला रहेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले रहेंगे जिसने फाइंड आउट किया रहेगा। ठीक है, बट इसका ड्रॉबैक भी है टैग पॉलीमरेज का। एंड अभी टैग पॉलीमरेज ज़्यादा यूज़ नहीं होता, दूसरे टाइप के पॉलीमरेज यूज़ होते हैं। बट थिंग इज इसलिए आप लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए था अबाउट एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, if you are working with extremophile, you can have uh, a good amount of money you can generate। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो फीड यू। तो चल आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये आपका मशीन है। तो मशीन में कॉइल्स नहीं है, कॉइल नहीं है, इट डजेंट हैव कॉइल्स जो आपका ठंडा करे और गर्म करे। Now it is based on another engineering principle which is called as Peltier effect। एंड इसमें कॉइल नहीं रहता, इसमें मेटल टाइप है। एंड वो विद इन सेकेंड्स में 94 डिग्रीज तक जाता है, विद इन सेकेंड्स में वो 55 डिग्रीज तक नीचे भी आता है। ठीक है, तो हीटिंग एंड कूलिंग होता है। ओके, देर आर नो कॉइल्स। पीसीआर मशीन को पहले पेल्टियर मशीन भी बोला जाता था, बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सो इधर so biology is nothing without engineering। इंजीनियर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड कोई बायो इंजीनियर भी बन सकता है। ओके, सो आगे चलते हैं। Yeah. The PCR reaction is actually a series of reaction cycles controlled by the thermocycler. The first cycle begins when the temperature is raised to 95 degrees, causing the strands of target DNA to denature to single strands. Next, the temperature is dropped to between about 37 to 65 degrees, the exact temperature depending on the primers and how well they match the base sequences of the DNA. In this step, the two primers anneal or bind to their complementary sequences on the target DNA. Finally, the temperature is raised to 70 to 75 degrees, and the Taq polymerase extends the primers in the 5' to 3' direction. At the end of this first cycle, there are now two copies of each original target DNA. Note that the newly synthesized DNA on one of the copies extends past the primer on the other copy. ठीक है, इतना होपफुली समझ में आया। ये फर्स्ट स्टेप है। पहला क्या है, देखो 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर में, डीनेचरेशन, ओके, अनीलिंग, एंड थर्ड है एक्सटेंशन। तो डीनेचरेशन में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है? ऑब्वियसली कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि आपका बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, तो फिर प्रोब किसको बाइंड करेगा? ठीक है, तो आपको प्रोब बाइंड करवाना है, तो आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मेल्ट करना पड़ेगा, ये डीनेचर करना पड़ेगा इनटू सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, इधर कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा। ठीक है, एंड टेम्परेचर 95 डिग्रीज फॉर एग्जांपल लेके जा सकते हैं। 94 डिग्रीज पे फॉर 10 मिनट्स में पूरा का पूरा डीएनए डीनेचर हो जाता है। ठीक है, पूरा मतलब फुल लेंथ जीनोम की बात कर रहा हूँ। ओके, बट इफ वी आर टारगेटिंग अवर स्पेसिफिक सेगमेंट्स, जितना लाइक फॉर एग्जांपल 1000 बेस पेयर का, तो विद इन 1 मिनट के अंदर डीनेचर हो जाता है, पूरा अच्छे से डीनेचर 30 सेकेंड्स में भी हो जाता है। ठीक है, तो डीनेचरेशन, फिर उसके बाद आता है अनीलिंग या री अनीलिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइमर्स है वो बाइंड करेंगे आपके टारगेट डीएनए को। ये स्टेप को बोलते हैं अनीलिंग या री अनीलिंग। ठीक है, क्योंकि री अनीलिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है। डीनेचरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, फिर वापस डीनेचरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, फिर ये साइक्लिक फॉर्म में 25 to 35 टाइम्स रन होता है इन 2 आवर्स। तो वो प्रोग्राम्ड रहता है, तो अभी तो प्रोग्राम्ड रहता है। तो कैरी मिलिस ने किया था, तो उसने हाथ से पकड़ के रखा था। ठीक है, तो और उसने डिफरेंट वाटर बाथ्स मेंटेन किए थे। 95 डिग्रीज का अलग वाटर बाथ, 55 डिग्रीज का अलग वाटर बाथ, एंड 72 डिग्रीज का अलग वाटर बाथ। तो उसने पकड़ पकड़ के लेके गया था, तो उसने 35 टाइम्स वो किए थे। ठीक है, थैंक्स टू इंजीनियर्स, तो उन्होंने डिजाइन किया। नाउ एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपका जब तो जो इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है, तो हमेशा याद रखो जो पीसीआर मशीन है, इट इज
for a defined temperature for a पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है, ठीक है। ओके, डिफाइंड टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए आपका रन होता है ये मशीन, ठीक है। तो जब एक्सटेंशन होता है तो जो इधर टैक पॉलीमरेज है, स्पेशल पॉलीमरेज है, ये आपका अटैच करता है प्राइमर्स को, क्योंकि पॉलीमरेज है तो पॉलीमरेज क्या करता है, ऐड करता है टू 3 प्राइम OH, इट कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, ठीक है। इधर क्योंकि प्राइमर्स अवेलेबल है तो 3 प्राइम OH में वो न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स डालता रहेगा एंड इट विल एक्सटेंड, ठीक है, डीएनए को पूरा का पूरा एक्सटेंड कर देगा। ओके, इससे क्या होगा आपका, ये कंप्लीट होने के बाद, ये दिस इज वन साइकिल, आफ्टर वन साइकिल कंप्लीट होने के बाद तो एक डीएनए का आपको कितने कॉपीज मिल रहे हैं, 2 कॉपीज जनरेट करके मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप बोलोगे 35 साइकिल तक कितना होगा, वो देखते हैं आगे, ये बताएगा। The second PCR cycle proceeds exactly like the first. The thermocycler raises the temperature to 95 degrees to denature the strands. Then the temperature drops to 37 to 65 degrees to permit the primers to anneal. And finally, the temperature rises to 70 to 75 degrees to permit replication. At the end of the second cycle, there are 4 copies of each original target DNA fragment. ठीक है, तो सेकेंड साइकिल के बाद 2 डीएनए के आपको 4 डीएनए मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, Cycle 3 proceeds exactly like the previous 2 cycles. The thermocycler controls the temperature to permit denaturation, primer annealing, and replication. In each cycle, the number of replica copies doubles. At the end of cycle 3, there are now 8 copies of each original target DNA. Note that at the end of this cycle, there are now unit-sized DNAs that extend only from one primer to the other. As the cycles continue, these will become the predominant PCR products. ठीक है, तो ओरिजिनल साइज से थोड़ा छोटा हो जाता है आपका पीसीआर प्रोडक्ट्स, तो इसको पीसीआर प्रोडक्ट्स बोला जाता है, इसको या एम्प्लीकॉन्स भी बोलते हैं, एम्प्लीकॉन्स, एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट्स, एम्प्लीकॉन्स, ठीक है, एम्प्लीकॉन्स बोल सकते हैं या पीसीआर प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल स्टैंड से थोड़ा छोटा ही मिलता है आपको आपका एम्प्लीकॉन्स या पीसीआर प्रोडक्ट्स, और सॉरी, उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए, ओके, इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल डीएनए, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, अब देखो इधर लास्ट वाला स्लाइड है, ये बता In the दो। next cycle, as in the first 3 cycles, the thermocycler continues to control the denaturation, annealing, and replication steps by repeatedly changing the temperature. At each cycle, the number of DNA copies doubles. By the 10th cycle, there are 1,024 copies of each original target fragment, and by the 20th cycles, there are 1,048,756. The PCR technique has revolutionized biology to at least the same degree as has recombinant DNA techniques. Other examples of the use of PCR include allele-specific oligonucleotide hybridization and DNA typing. ठीक है, डीएनए टाइपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वही हो गया, ठीक है। एंड एएसओ बोला जाता है, एलील स्पेसिफिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, खाली एक न्यूक्लियोटाइड का भी अगर डिफरेंस रहेगा तो वो पता चल जाएगा। अब नॉर्मली पीसीआर इज यूज यूटिलाइज फॉर 25 या 35 साइकिल्स तक, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं 25 साइकिल्स या 35 साइकिल्स कितना होता है, तो आप चेक कर लो, 2 रेस टू 25 करो या 2 रेस टू 35 करो, तो आपको उतना डीएनए थियोरेटिकली मिलता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक डीएनए का अराउंड अराउंड 5 to 8 लाख कॉपीज मिल जाते हैं विद इन 2 आवर्स, ठीक है। आपको सब चीज़ प्रोवाइड करनी है, जैसे आप वॉशिंग मशीन रन करते हो तो सब इंग्रेडिएंट्स डालना है, कपड़े डालने हैं, ठीक है, मतलब आपका टारगेट डालना है, ठीक है, उसमें सब डिटर्जेंट डालना है और बाकी सब चीज़ें डालनी है, और ऑब्वियसली अच्छे स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में, एंड देन यू हैव टू रन द मशीन, वैसा ही है पीसीआर, ठीक है। तो अराउंड अराउंड क्या बोलते हैं, मैंने मेरे एमएससी में ही मैंने अराउंड 100 पीसीआर रन कर चुका हूँ, एंड आफ्टर इन
स्टेम सेल बायोलॉजी का रिसर्च था, तो उसमें कुछ 300, मिनिमम 300-400 रन किया टाइम्स, ठीक है, पीसीआर। ओके, सो होपफुली ये एनिमेशन समझ में आया, यस नो, आया समझ में कि ऊपर से गया? थियोरेटिकली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो okay, so I am stopping right now. Give me 2 minutes. Attendance बाकी है. Okay, thank you for your patient listening.